आज हम लोग एक नए विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं, भारतीय राज व्यवस्था। जब भी कोई नया विषय आप शुरू करें, तब आपके मन में ये प्रश्न ज़रूर उठना चाहिए कि यह विषय क्या है? इस विषय को क्यों करना है? और तीसरा सवाल, इस विषय को कैसे करना है? मूलतः भारतीय राज व्यवस्था सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आता है। ये क्या है? सामान्य अध्ययन का एक हिस्सा है। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय राज व्यवस्था को हम लोग पढ़ते हैं। मैं आप लोगों से जो ये अगले 1 सवा घंटे बात करूंगा, वो संवाद की शैली में होगा। अर्थात आप लोग बीच-बीच में कुछ बातों को पूछ सकते हैं। ठीक है? चलिए, मैं जैसे आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो राज व्यवस्था है, इसे आप किस प्रकार से लेते हैं? बोलिए। आपका तो पॉलिटी है। आपका तो पॉलिटी है ना? क्या नाम है आपका? हाँ, सौरभ। तो राज व्यवस्था का तात्पर्य क्या? बताइए। अगर बहुत सामान्य रूप से इसे लिया जाए, तो शासन चलाने की शैली, शासन चलाने की प्रक्रिया। मैं बार-बार यह कोशिश करता हूं कि विषय को समझने पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। अगर विषय को अच्छे से समझ लीजिएगा, तो इसके तथ्यों को भी आसानी से याद कर पाइएगा। पढ़ने के लिए किसी भी विषय को एक रणनीति की आवश्यकता है। विषय वस्तु को समझना है, इस विषय वस्तु से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका दोहराव करना है, अभ्यास करना है। नहीं तो जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी में कुछ एक ही तरीके के पाठ्यक्रम वर्णित होते हैं। नहीं, दरोगा की परीक्षा में भी वही होगा, बीपीएससी की परीक्षा में भी वही होगा और बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा में भी वही शब्द लिखे रहते हैं। लेकिन प्रश्नों की प्रकृति अलग हो जाती है। आप लोग बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाग लेने जा रहे हैं, तो थोड़ी समझ पर आधारित प्रश्न बनाने को लेकर तैयार रहें। नहीं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये भारतीय राज व्यवस्था क्या है। तो शासन प्रशासन चलाने को लेकर किया गया प्रयास है। शासन के प्रयास। चलिए, मैं फिर आपसे एक सवाल लेता हूं। तो क्या ये जो शासन प्रशासन हमें अभी वर्तमान स्वरूप में दिखाई देता है, क्या ये हमेशा से ऐसा ही था? नहीं था ना? ये बहुत चरणों में बदलाव के साथ यहां पहुंचा है। यहीं से तो प्रश्न बनने शुरू हो जाते हैं। यहीं से प्रश्न बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछा गया एक प्रश्न रखता हूं। प्रश्न पूछा गया था कि अर्थशास्त्र पुस्तक की विषय वस्तु क्या है? अर्थशास्त्र पुस्तक के बारे में जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अगर जो जानते हैं सो बताएं। चाणक्य हैं। चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है अर्थशास्त्र, उसकी विषय वस्तु पूछी गई थी। और यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है। जो पढ़ते हैं वो तो बता सकते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए कंफ्यूजन है। क्या है अर्थशास्त्र? एक यहां पर मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। अर्थशास्त्र जिसके लेखक हैं चाणक्य, चाणक्य या इन्हीं ही कहते हैं विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। ठीक है, तो इस अर्थशास्त्र का जो विषय वस्तु है वो है शासन कला। ठीक है, और ये पुस्तक कब लिखी गई थी? मौर्य के समय में लिखी गई। मौर्य वंश के समय में ये पुस्तक लिखी गई थी। चलिए, थोड़ा सा और जानकारी मैं आपको अपग्रेड करता हूं। जो भारत की वर्तमान शासन व्यवस्था आपके सामने जो नजर आ रही है, ये हमेशा से ऐसी नहीं रही।
इसके तुरंत पहले जाएंगे तो आप ब्रिटेन की पूरी शासन व्यवस्था देखेंगे जो यहाँ पर थी, फिर उसके पहले मुगल, फिर उसके पहले दिल्ली सल्तनत, और फिर उसके बाद प्राचीन भारत के पूरे शासक जो अलग अलग वंशों में यहाँ पर शासन किए, और सभी के शासन के शैली में काफी अंतर था। नहीं, अगर मैं आपको शासन व्यवस्था को लेकर या फिर राज व्यवस्था को लेकर बात करूं तो ये तो तभी शुरू हुआ होगा जब मनुष्य समुदाय में रहना शुरू किया होगा, और उसके बाद जब तक राज्य नहीं बने होंगे तब तक राज व्यवस्था की भी बात नहीं हुई होगी। यानी कि राज्य पहले विकास हुआ और उसके बाद उसे कैसे चलाया जाए इसे लेकर तय किए गए। हाँ या ना? आप लोग को रिप्लाई देना पड़ेगा कि जो मैं बता रहा हूं उसके साथ आप सहमत हैं कि नहीं है। नहीं, चलिए, तो मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले राज्य बने, राज्य, फिर उस राज्य को कैसे चलाया जाए, इस चलाने की प्रक्रिया में काफी परिवर्तन देखने को मिला, चाहे वो प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो या आधुनिक काल हो। हम भारतीय राज व्यवस्था के अंदर इस परिवर्तन को भी देखते हैं। साधारण तौर पे अगर हम प्राचीन समय की जितनी भी बातें हैं, मध्यकाल की समय की बातें या आधुनिक समय की बातें, हम लोग इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो यदि अगर आप भारतीय राज व्यवस्था को पढ़ना चाहते हैं तो इसे इतिहास के साथ जोड़कर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका संबंध शासन व्यवस्था से है और शासन की शुरुआत हम मानव के विकास के साथ इतिहास के पन्नों में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जवाब तो यही हो गया कि हां, हम इस विषय को इसलिए पढ़ें क्योंकि यह विषय हमारे शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। यहां से प्रश्न कैसे पूछा जाता है, जैसे एक सवाल यहां मैंने आपके सामने रख लिया। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट कि इस विषय को क्यों पढ़ें। क्या था ये तो हो गया, क्यों इसलिए पढ़ना है क्योंकि आप जिस देश के नागरिक हैं उस देश के नागरिक होने के नाते आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं। वह देश एक व्यवस्था में चलता है, नहीं, और उस नागरिक भूमिका भी आप सही से निभा सकें, यह भी तो जरूरी है। हाँ या ना? अगर भारत एक लोकतंत्र है तो इस लोकतंत्र में नागरिक की क्या भूमिका होगी, मैं आप लोगों से यह पूछता हूं। हो सकता है आप लोगों को ज्ञात है आप लोगों के कितने मौलिक अधिकार हैं। बहुत सही जवाब, आपके 7 फंडामेंटल राइट्स थे जो अब हो गए हैं 6 फंडामेंटल राइट्स। अगर ये 6 मौलिक अधिकार आपको ना मिले तो आपका हक है कि आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं। ये पता होगा तब तो आप अपने ऊपर होने वाले अन्याय का प्रतिरोध कर सकते हैं। हाँ या ना? चलिए, आप क्या बता सकते हैं कि आपके कितने कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य? 11। हाँ या ना? यही चीजें तो जाननी है, यही तो परीक्षा में पूछ दिया जाता है। आपके पास 4 विकल्प दे दिया जाएगा और पूछेगा कि ये मौलिक कर्तव्य में आता है कि नहीं, मौलिक अधिकार में आता है कि नहीं, और जो संविधान, जो एक पुस्तक आप पढ़ने की शुरुआत करने जा रहे हैं, संविधान में उसका स्थान कहां पर है। नहीं, तो यदि आपको पता हो कि आपके कर्तव्य, आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो 11 हैं। ये 11 क्या हमेशा से थे? 10 मूलतः थे, एक 1986 के संशोधन के साथ जुड़ा। नहीं, तो सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। तो प्रश्न बनाना तो एक बात, लेकिन किसी विषय को पढ़ने का सबसे पहला उद्देश्य यह होता है कि यह आपके सोचने और समझने की ताकत में परिवर्तन कर देता है। एक मनुष्य होने के नाते आप चिंतनशील प्राणी हैं और इस सोचने की प्रक्रिया में यह बदलाव ला देता है। नहीं, चलिए, कैसे पढ़ा जाए? अगर मैं एक शिक्षक होने के नाते आपको कहूं किसी विषय को कैसे पढ़ा जाए, तो उसे सरल भाषा में मैं ये कह सकता हूं कि उसे अलग-अलग भाग में, जो जितना तरीके से आप उसे बांट सकते हैं। एक
और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में ये कितना अहम है। उस तरीके से भी मैं आपको कहता हूं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को पास करने के लिए या पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आपके सामने पहले पाठ्यक्रम होना चाहिए, सिलेबस। यानी कि किसी विषय वस्तु को शुरू कर रहे हैं पढ़ने तो उसका पाठ्यक्रम आपको याद होना चाहिए कि इस खंड से हमें यह चीज पढ़ना है। दूसरा, इस विषय से कैसे प्रश्न बनते हैं, यानी कि आपके पास प्रश्न संग्रह होना चाहिए। ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण किताब है। और फिर तीसरा, इस विषय वस्तु के बारे में। और फिर चौथा, अभ्यास का बारी आता है। यही क्रम बनता है, हम लोग इसी क्रम में इस पूरे विषय की तैयारी करें। तो यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर हम लोग क्या करेंगे, भारत की शासन प्रणाली को समझने का प्रयास करेंगे। इस भारत की शासन प्रणाली को चलाने के लिए संविधान एक प्रमुख पुस्तक है। क्या है संविधान? क्या है? एक प्रमुख पुस्तक है। तो संविधान को हम पढ़ेंगे और इसी के माध्यम से भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ा जाएगा। तो जो शासन प्रशासन की जो व्यवस्था है, पहले इस पे भी थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। देखिए, कितनी दफा यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि शासन की व्यवस्था कैसी है। आप लोग समाचार पत्र तो पढ़ते ही होंगे, नहीं? तो जब आप समाचार पत्र पढ़ते होंगे तो कितनी दफा यह समाचार पढ़ते होंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए हैं, नहीं? या अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने समाचार पढ़ा होगा कि ब्रिटेन के राजा का राज्याभिषेक हुआ और कोई 1000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति दंपति वहां पर भारत का प्रतिनिधित्व बन के गए थे, भारत के प्रतिनिधि बन के गए थे। ये तो समाचार आपने पढ़ा होगा। तो जैसे ही ये समाचार पढ़ते होंगे तो सवाल मन में आना चाहिए था कि अमेरिका में राष्ट्रपति क्यों प्रमुख है, भारत का प्रधानमंत्री ज्यादा क्यों एक्टिव दिखाई देता है, राष्ट्रपति प्रमुख होते हुए भी उसके पावर क्यों ऐसे हैं, नहीं? या फिर ब्रिटेन जैसे जगहों पर अभी भी पुराने जमाने की तरह राजा रानी क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह मूलतः डिफरेंट अलग अलग प्रकार के प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं, शासन की शैली है, जिसे हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। आया ना? जैसे पहला पहला शब्द राजतंत्र। पहला शब्द क्या है? राजतंत्र। राजतंत्र मतलब राजा का होना, और ये क्या होगा? वंश के आधार पर होगा, राजा का बेटा राजा होगा। ये एक शासन की शैली थी। आया ना? इस राजतंत्र से ही आगे जाकर एक शब्द निकल गया, निरंकुश तंत्र। क्या निकल गया? निरंकुश तंत्र। इसका मतलब यह था कि कोई व्यक्ति जब सत्ता में पहुंचा तो वो इतना ज्यादा ताकतवर हो गया, इतना ज्यादा ताकतवर हो गया कि उसके ऊपर कोई लगाम नहीं है। जैसे 1789 का फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, वो मूलतः लुई 16वां, अब ये जो मैं बता रहा हूं ये इतिहास के पन्नों से है। यानी राज व्यवस्था को समझना है तो इतिहास को अच्छे से समझना होगा। यानी मैं आप लोगों को ये हिंट्स दे रहा हूं कि पॉलिटी अच्छे से समझ में आए तो खास करके भारत का, आधुनिक भारत का इतिहास जरूर थोड़ा सा पढ़ लीजिए। हालांकि मैं इतिहास पढ़ाऊंगा तो कोशिश करूंगा कि उन सब चीजों को भी अच्छे से यहाँ पे बताता चलूं ताकि कोई तकलीफ ना हो। तो 1789 का जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो लुई 16वें की निरंकुशवाद की वजह से हुआ था। हाँ या ना? बोलिए। हो सकता है कि आप लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हो क्योंकि कुछ चेहरे मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे ये पहली दफा सुन रहे हैं शब्द। आपकी पृष्ठभूमि क्या है? मतलब मतलब जीएस वाले जो सेक्शंस हैं ऑनर्स स्तर पर या इंटरमीडिएट स्तर पर पढ़कर आए हैं? पढ़कर आए हैं या फिर साइंस विषय था, आर्ट्स था? तब तो आपको जानना ही चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो कॉमर्स पृष्ठभूमि से हैं, साइंस के हैं, तो थोड़ा सा वहां तकलीफ हो सकता है। लेकिन ये फिर भी स्कूल के दिनों में तो पढ़ना था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 3 एनसीईआरटी में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। नहीं है तो भी मैं यहां चर्चा कर रहा हूं, बस इसे ध्यानपूर्वक सुनना है और जैसे ही दिक्कत लगे सवाल तुरंत पूछना है। आपको जैसे मैं कहूं कि कुछ पूछिए तो आप जरूर सवाल पूछिएगा, बीच में मत पूछिएगा, ठीक है? तो ये निरंकुश तंत्र की बात करता है। यहीं पर एक और शब्द आता है
फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इस्तेमाल किया गया, मैं इसे हिंट्स देता हुआ चलता हूं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक शब्द इस्तेमाल किया गया था, वह था कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र समझते हैं? कुलीन मतलब अच्छा पढ़े लिखे लोग। तो शासन की व्यवस्था जो है कुछ मुट्ठी भर पढ़े लिखे लोगों के बीच ही है, ये कुलीन तंत्र कहलाया। नहीं, चलिए एक शासन व्यवस्था का और प्रणाली समझते हैं। हालांकि राजतंत्र के अंदर ये सब चीज देखने को मिला था, और ऐसे भी देखा जाए तो जैसे देखिए शासन व्यवस्था में एक शासन व्यवस्था चलता है जिसे बोलते हैं वृद्ध तंत्र। नाम सुने थे आप लोग? जो पॉलिटी के स्टूडेंट हैं वो तो जरूर जानते होंगे। वृद्ध तंत्र का मतलब क्या? जैसे हम लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि में बड़े बुजुर्गों की कैसी हैसियत है कि जो वो चाहते वही होगा, और हम इसे आदर्श मानते हैं। देखिए जितने भी ह्यूमैनिटीज के विषय हैं ना, ये काफी तार्किक हैं। मैं आपको थोड़ा सा कुछ सिचुएशन सोचने को देता हूं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि यदि विद्यार्थी सोचने लगे तो बहुत सारी समस्याओं को तार्किक तो वो खुद हल करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसके आसपास इतने सारे उदाहरण हैं कि वो आंख बंद करके कहीं चारों तरफ ध्यान दे दे तो उसे सारी सिस्टम समझने आएंगे, बस विषय उससे जोड़ दिया जाए। नहीं, जैसे वृद्ध तंत्र को लेकर मैं कहता हूं कि हम ये अच्छा मानते हैं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं उसको मानना चाहिए, सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। और शासन व्यवस्था में जब ऐसा तंत्र की जो डिसीजन लेने की ताकत हो वो बुजुर्ग लोगों के हाथ हो, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? वृद्ध तंत्र हो जाएगा। और आपको मैं बताऊंगा कि फिर भारत में ये सिस्टम, ये सारे शब्दों को समझते चलिएगा कि भारत में ये कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और दिखाता हूं, धर्मतंत्र। यानी शासन में धर्म की भूमिका बहुत ज्यादा हो, शासन में धर्म की भूमिका बहुत ज्यादा हो। जैसे पाकिस्तान, हाँ या ना? पाकिस्तान में ईश निंदा कानून है। पाकिस्तान में क्या है? ईश निंदा कानून, यानी कि अल्लाह को कोई कोई अपमानित नहीं कर सकता है। हम भी आस्था रखते हैं, हम भी अपने भगवान में आस्था रखते हैं, लेकिन इतना कंपल्सन नहीं है कि हर चीज वैसा ही हो जैसा कि धार्मिक पुस्तकों में लिखा हुआ है। नहीं, इसे हम लोग अपना निजी मानते हैं कि मुझे विश्वास है कि मेरे समस्या का सारा जड़, मेरी जितनी भी समस्याएं हैं उसका सारा समाधान बजरंगबली कर देंगे, ये मेरी आस्था है। तो मेरे ही मित्र होंगे वो कहेंगे नहीं हम भगवान शंकर को मानते हैं, वो मेरी सारी समस्या ठीक कर देते हैं। आप लोग भी ऐसा कुछ कुछ मानते होंगे, नहीं? तो धर्म तंत्र यानी धर्म के कंपोनेंट को ज्यादा शासन में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। धर्म तंत्र, जैसे एक उदाहरण मैंने आपको क्या कहा, पाकिस्तान का। यूरोप के बहुत सारे देशों में ये जो पादरी हैं, ईसाई धर्म के मानने वाले हैं, उनकी काफी चलती है, और उनके सामने बड़े बड़े राष्ट्र प्रमुख कुछ नहीं बोलते हैं, उनके सामने नतमस्तक होते हैं। नहीं, चलिए एक तंत्र और लेते हैं, धन तंत्र। यानी कि जो धनी लोग हैं, जो धनी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? सिस्टम में ज्यादा पावरफुल है, वो जैसा चाहते हैं वैसे नियमों को बना रहे हैं। ध्यान दीजिए इधर, ध्यान दीजिए इधर। यानी कि जिसके पास धन है वो जैसा चाहे नियम बदलवा सकता है, सरकार बनवा सकता है, सरकार गिरवा सकता है। ये एक सिस्टम है, हाँ या ना? और फिर जो सबसे प्रमुख अधिकतर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है लोकतंत्र। फिर लोकतंत्र में भी काफी अलग अलग स्वरूप, अलग अलग प्रणाली। जैसे लोकतंत्र, लोकतंत्र में क्या है? जनता अपनी सरकार को चुन रही है। इसके बहुत प्रसिद्ध जो परिभाषा है वो किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने दिया था, जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। लेकिन मैं आपको फिर से सूचित करूं कि क्या वो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे? नहीं, यानी उनके पहले अच्छे खासी संख्या में, मतलब 12-13 राष्ट्रपति बन चुके थे, लेकिन 14वें 15वें राष्ट्रपति बनने के क्रम में अमेरिका की शासन व्यवस्था में लगा कि लोकतंत्र मतलब ये होता है। यानी कि ये निरंतर परिवर्तनशील है,
मैं बार बार कहता हूं कि शासन प्रशासन की जो जरूरतें हैं वो परिवर्तित होती रहती हैं, नहीं? तो ये लोकतंत्र। अब जरा मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जो भारत का लोकतंत्र है उसमें कैसा कैसा लक्षण देखने को मिलता है? क्या भारत में वृद्धतंत्र है? कुछ हद तक है। आप देखिए कि जितने सत्तासीन लोग हैं, सत्तासीन लोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद में बैठे हुए लोग, ये सभी क्या हैं? बड़ी उम्र दराज हैं, बहुत उम्र दराज हैं। नौजवानों को मौका जल्दी मिलता है क्या? 60 साल के पॉलिटिशियन को राजनीतिक जीवन में युवा माना जाता है, हाँ या ना? बिल्कुल। तो भारत की लोकतंत्र में वृद्धतंत्र भी देखने को मिलता है। यहां पर निरंकुशवाद नहीं है, निरंकुश तंत्र नहीं है। भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं तो भारत में निरंकुश तंत्र है क्या? भारत में निरंकुश तंत्र नहीं है। यहां पर यदि कोई पॉपुलर सरकार हो, बहुत पावरफुल सरकार हो, जैसे कि वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी बहुत पावरफुल है, लेकिन ये किसान कानून बनाने के बावजूद भी इसे वापस लेना पड़ा। मनचाहा कोई नहीं कर सकता। इंदिरा गांधी भी काफी ताकतवर थी अपने समय में, इमरजेंसी लगाई और यहां तक कि उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा। तो यहां कोई निरंकुश नहीं हो सकता। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां निरंकुशवाद काफी हावी है, जैसे रसिया। रसिया में व्लादिमीर पुतिन का नाम आप सुने होंगे, जो 2036 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे, ऐसा वहां पे प्रावधान है ना? तो ये अलग अलग मामला बनता है। तो भारत में देखा जाए तो भारत में लोकतंत्र है, भारत के लोकतंत्र में वृद्धतंत्र नजर आता है। धर्म की भूमिका यहां पे नहीं है। हालांकि राजनीति में धर्म का यूज होता जरूर है, लेकिन धर्म तंत्र यहां पर हावी नहीं है। हम लोग क्या है? पंथ निरपेक्ष है। हम लोग क्या है? पंथ निरपेक्ष है। यहां पे कुछ हद तक धन तंत्र है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बड़ी बड़ी रैलियां, गांधी मैदान में पूरे भर के लोग, कहां से आता है ये धन? धन तो खर्च होता है ना। एक सामान्य आदमी को राजनीति में कदम रखना काफी कठिन काम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। भारत में पूर्णतः ही धन तंत्र हावी है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। हमारी जो माननीय राष्ट्रपति हैं, इनके बारे में तो आप लोग को पता ही होगा, द्रौपदी मुर्मू जी। मैंने कुछ चित्र उनके देखे थे, सोशल मीडिया में बहुत ही वायरल हुए थे जब वो हमारे देश की राष्ट्रपति बनी। एक झुग्गी झोपड़ी से आई थी और आज भारत के सर्वोच्च पद पर बैठी हुई हैं। नहीं, तो धनतंत्र है लेकिन सीमित मात्रा में है। फिर आप देखिएगा यहां पे एक और शब्द मैं आपके सामने रख सकता हूं, यह है औसत तंत्र। औसत तंत्र या फिर मेरिटोक्रेसी एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि जिसके पास मेरिट है वो तंत्र में शामिल है। तो हमारे लिए यहां ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास मेरिट है, वो हमारे सिस्टम के हिस्सा बनते हैं। जैसे कि बहुत सारी परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, आप लोग यहां बैठकर शासन शैली को समझने का प्रयास कर रहे हैं और आगे जाकर क्या सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, हाँ या ना? बिल्कुल। आज विदेश मंत्री कौन है? हमारे विदेश मंत्री कौन है? उनकी पृष्ठभूमि क्या थी? आईएफएस ऑफिसर थे वो। हाँ, मैं मानता हूं कि मतलब विदेश मंत्री बनने के लिए क्राइटेरिया नहीं है कि आप विदेश मंत्रालय में काम कर चुके हो या आईएफएस ऑफिसर हो, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि उस पद की गरिमा के साथ जो न्याय कर सकता है वही उस पद पर बैठता है। अक्सर ऐसा देखने को मिला है। नहीं, तो यहां पर मेरिटोक्रेसी भी है कि मेरिट का इस्तेमाल किया जाता है। औसत तंत्र भारत की राजनीति के लिए भीड़ तंत्र जैसे शब्द भी इस्तेमाल किए जाते हैं। यहां पर भीड़ जिधर चली जाए उसको ही व्यवस्था मान लिया जाएगा, या जो जनता मानती है उसे मान लिया जाए। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कोई सवाल पूछने की इच्छा, कोई सवाल मन में आता हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल तो नहीं है? यहां से बहुत ज्यादा सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को नहीं मिले, लेकिन कभी कभी एमसीक्यू के रूप में पूछ देता है कि भारतीय लोकतंत्र के लक्षण क्या क्या है, और फिर आपके सामने ये 4 विकल्प दे देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए,
भारत में आप लोग देखते होंगे राज्य और केंद्र दो स्तर पर शासन व्यवस्थाएं। देखिए, यदि मैं आपको कहूं कि भारत में ये जो व्यवस्था है यह कैसी है, या विश्व में जो शासन चलाए जाते हैं उनमें क्या अंतर है। जैसे एक शब्द होता है परिसंघ, क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? परिसंघ और बनाम संघ। हमारा जो संविधान है वह मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, और उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया था यूनियन ऑफ स्टेट। ये थोड़ा सा समझने की बात है और यहां से सवाल पूछे भी जाते हैं। जैसे भारत में जो जितने भी राज्य हैं, क्या ये कभी अलग देश के रूप में बन सकते हैं? क्या ये राज्य इतने ताकतवर हैं कि ये अपना संविधान बना सकते हैं? क्या अपना राष्ट्रीय ध्वज बना सकते हैं? क्या ये अपने कानून बनाकर अपने ही शासन तक सीमित रख सकते हैं? क्या ये बातें नहीं है। लेकिन विश्व के कुछ देशों में ऐसा है, जैसे कि अमेरिका। अमेरिका में ना छोटे बड़े 50 राज्य हैं, 50 राज्यों के अलग अलग झंडे। अमेरिका में क्या है? 50 राज्य हैं और 50 राज्य के क्या अलग अलग झंडे हैं, अलग अलग कानून हैं। यहां पर अपवाद के रूप में जम्मू कश्मीर था। हम लोग राज्य व्यवस्था जब पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ेंगे कि भारत का जब विभाजन हो रहा था और उस दौरान जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो किन परिस्थितियों में भारत में शामिल हुए। प्रिंसली स्टेट मतलब समझते हैं? अच्छा ठीक है, कोई चीज जरूरत नहीं है, अगर नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, यहां से मैं शुरुआत ले रहा हूं। बस मैं आपसे यही अपील करूंगा कि जो टॉपिक यहां पढ़ाया जाने वाला हो, मंडे से थोड़ा और ज्यादा ये शेड्यूल हो जाएगा, आप उसको पढ़ कर आइएगा। जो मैं पढ़ा दूं उसको एक बार घर पर रिवीजन करके आइएगा। और इससे क्या सवाल बनते हैं ये जिम्मेवारी मेरी है बताना, और आपकी भी जिम्मेवारी है कि सर ये चैप्टर आपने पढ़ा दिया लेकिन ये सवाल तो इस चैप्टर का था, मुझसे बना नहीं, क्यों नहीं बना? ये आपकी जिम्मेवारी है ना? तो आप अपने विकास के लिए खुद जिम्मेवार हैं, आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, परिसंघ और संघ, तो भारत क्या है? भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, भारत राज्यों का संघ है, और भारत में राज्य जितने शामिल हैं वो किसी समझौते के तहत नहीं है, यहां पर शामिल हैं, और ये समझौता नहीं है, और राज्यों को इतनी ताकत नहीं दी गई है कि वो अलग अलग तरीके से अपना शासन चला सके, अपना राष्ट्रीय चिन्ह बना सके, राष्ट्रीय ध्वज बना सके, या फिर अपना कुछ ऐसा कार्य कर सके। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसा है भी, जैसे कि परिसंघ को लेकर यूएसए का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत में जो व्यवस्था चलाई जाती है वो संसदीय व्यवस्था है। ये सवाल पूछ लिया जाता है कि भारत की व्यवस्था कैसी है? संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है। भारत की शासन व्यवस्था कैसी है? संसदीय व्यवस्था है। इस संसदीय व्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है? संसदीय व्यवस्था का मतलब यह हुआ कि भारत में संसदीय व्यवस्था के साथ ही एक बात ऑटोमेटिक आ जाता है कि भारत में जितनी भी जनता है, जैसे आप लोग वोट देते हैं नहीं, और वोट देने के बाद हम अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, और ये प्रतिनिधि संसद में जाकर कानून बनाते हैं। ये व्यवस्था तो आपको पता होगा ना, ये चीज तो जानते होंगे, इस प्रक्रिया से तो वाकिफ होंगे ही। तो यही तो सवाल के रूप में आपसे पूछ लिया जाता है। यह भी पूछ लिया जाता है कि भारत में संसदीय व्यवस्था है और भारत में हम अपनी प्रतिनिधि भेजकर शासन करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं होता है। भारत में कैसा व्यवस्था है? अप्रत्यक्ष रूप से है, अप्रत्यक्ष रूप से शासन चलता है, अप्रत्यक्ष रूप से शासन। मतलब यह है कि भारत की आबादी 1,40,00,000 ठीक है, 140 करोड़ है। 140 करोड़ की आबादी, क्या हर आदमी शासन व्यवस्था में शामिल हो सकता है? नहीं हो सकता है।
इसको लेकर हमने एक व्यवस्था बनाई कि हम अपने प्रतिनिधि भेजेंगे। वर्तमान में जो संसद है वो हमारे प्रतिनिधि ही तो हैं। हर जगह से संसद आते होंगे, आप लोग जहां पे होंगे, जहां जिस शहर से भी आते होंगे, हर शहर का एक लोकसभा क्षेत्र होगा और वहां से एक प्रतिनिधि आप चुनकर भेजे होंगे, आया ना। तो यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन हो रहा है और संसदीय व्यवस्था है, तो संसद से भी सवाल पूछा जाता है। जैसे भारत में राज्य और केंद्र स्तर पर शासन व्यवस्थाएं चलाई जा रही है। राज्य स्तर पर विधानमंडल होते हैं। विधानमंडल के कितने हिस्से होते हैं? बोलिएगा, राज्य विधानमंडल के कितने हिस्से? राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के कितने हिस्से? 2 या 3? 2। एक तो होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। और सवाल यहां से पूछ लिया जाता है जो सामान्यतः लोग नहीं जानते हैं, हालांकि विद्यार्थी तो जानने ही चाहिए, राज्यपाल कौन होते हैं? ये क्या है मैं अभी थोड़ा स्पष्ट करता हूं, हालांकि ये तो पहला ही क्लास है ना। चलिए, तो ये राज्य विधानमंडल की ये हिस्से हैं, विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद। और ये विधान परिषद पूरे राज्यों में है क्या? हर राज्यों में है? नहीं। अभी कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। 6 राज्यों में विधान परिषद है। यहां से सवाल पूछ लिया जाता है, आपके सामने एक विकल्प रख दिया जाएगा और पूछा जाएगा 4 विकल्पों में से किस जगह पर विधान परिषद है या नहीं है। ठीक है, ये सारी सूचनाएं हैं जो आपको जाननी है। केंद्र स्तर पर देखिए, केंद्र स्तर पर जो संसद है, संसद की कितने हिस्से? कौन कौन? लोकसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अच्छा, ये क्या है संसदीय व्यवस्था में? जैसे देखिए, कोई भी कानून बनाया जाएगा राज्य स्तर पर तो वो कहां जाएगा? विधानसभा। अगर है विधानसभा तो सब जगह है, ठीक है। और यहां से भी सवाल पूछ लिया जाता है, जैसे हमारे यहां अभी कितने राज्य हैं और कितने यूनियन टेरिटोरी हैं, और कितने यूनियन टेरिटोरी में विधानसभा है? 2। एक दिल्ली और दूसरा पुडुचेरी। देखिए, यही छोटे छोटे सूचना है, आपको अभी नोट नहीं बनाना है, आपको ये सारे मिल जाएंगे, आपको बस समझना है। यहाँ पे तत्वों को समझना है, प्रश्नों का अभ्यास करना है। प्रत्येक क्लास के बाद, आज जो इंट्रोडक्शन क्लास है इसको छोड़कर जब अध्याय में हम लोग जाएंगे तो प्रत्येक क्लास के बाद 15-20 प्रश्न उसी क्लास पर आधारित आपको अभ्यास करने के लिए दिए जाएंगे। उसको तुरंत बना लेना है, यानी कि जो आप लोग पढ़े उसे तुरंत रिवाइज कर लेना है, ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूं। तो राज्य विधानमंडल, विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद से मिलकर बना है। जिन राज्यों में विधान परिषद है तो कोई कानून इस तीनों जगह से होकर गुजरता है। कानून की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। केंद्र स्तर पर यह लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है। क्लियर है? तो भारत की जो राज्य व्यवस्था है वो कुछ इस प्रकार से है। अगर मैं आपको थोड़ा सा और इतिहास के पन्नों से होकर ले आऊं तो भारत की राज्य व्यवस्था प्राचीन समय में, प्राचीन भारत की जो राज्य व्यवस्था थी वो कैसी थी, आपको मैं बता दूं कि प्राचीन भारत की जो राष्ट्र व्यवस्था थी, खास करके यदि इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात में ले लूं तो यहाँ की शासन शैली कैसी थी ये थोड़ा अस्पष्ट नजर आती है। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता था, वहां पर एविडेंस बहुत ज्यादा यह नहीं बताते थे कि यहाँ पे किस प्रकार का शासन चलता है। अनुमान के आधार पर यह बात मान लिया गया था कि वहां व्यापारी वर्ग महत्वपूर्ण थे, तो हो सकता है कि शासन उन लोगों के द्वारा ही तय किया जाता था। उसके बाद की जो प्राचीन भारत व्यवस्था में आप देखते होंगे तो वेद के निर्माण होते हैं, ऋग वैदिक काल की शुरुआत होती है। इतिहास की इन पन्नों से आप लोग वाकिफ हैं या नहीं है? तो वेदों को आप कैसे लेते हैं? वेदों को आप लोग कैसे लेते हैं? वेदों के मूल भाव क्या थे? ये नियम ही तो थे, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, ये गलत है। जैसे आज की तारीख में हम ये कहते हैं कि ये अपराध है और ये अपराध नहीं है। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूं कि कितना माइन्यूट डिफरेंस है। यदि आप भोज्य पदार्थ के रूप में किसी जीव की हत्या करते हैं और उसे मारकर उसका भक्षण करते हैं, सामान्यतः मांसाहारी हैं तो आप ऐसा करते हैं,
लेकिन उसी जीव कर सार्वजनिक रूप से तड़पा कर आप मार रहे हैं तो ये अपराध हो जाता है। यानी कि किसी जीव की आप हत्या बेवजह नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो क्या है, ये अपराध है। ऐसा आप कर नहीं सकते हैं। समझ में आया? तो ये जो सिस्टम बना, यही तो है जो हमें बताता है कि क्या सही है। अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो कुछ सच तो काफी कड़वी है। आज जो हम सच मान रहे हैं ये पहले सच नहीं रहा था। यानी कि आज का सच आने वाले समय में भी सच रहेगा ये नहीं माना जा सकता। जैसे आपके सामने एक, मैं इसीलिए कहता हूं कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें निश्चित रूप से न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। क्योंकि न्यूज़पेपर जो भी देखिएगा, आपको मैं बताऊं कि परीक्षा पास करना कंप्लीटली एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा होता है। जो क्वेश्चन सेट कर रहे होते हैं उनकी मानसिकता को यदि आप पढ़ लीजिएगा तो आप आसानी से परीक्षा पास कर जाइएगा। हम लोग भी जब सेट प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन सेट करते हैं तो वो इस बात का ध्यान में रखते हैं। जैसे समाचार पत्र में मैं कोई समाचार पढ़ रहा हूं तो जो पॉलिटी के क्वेश्चन सेट करने वाले होंगे ना, ये कोशिश करेंगे कि जो हाल फिलहाल अभी पॉलिटी का न्यूज चल रहा होगा उससे संबंधित प्रावधान आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे आप सभी बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक भर्ती में जा रहे हैं तो संविधान में शिक्षा को लेकर क्या प्रयास किया गया? ये प्रयास सबसे पहले कब थे? कितना में? 1993-94 बोल रहे हैं? नहीं, एकदम शुरू में। देखिए, सबसे पहले तो गुरुकुल व्यवस्था था ना। अंग्रेज आए तो फिर इस गुरुकुल व्यवस्था को खत्म किए और मैकाले ने एक नई शिक्षा नीति को लेकर शुरुआत किया जिसमें क्या था, वो अंग्रेजी व्यवस्था को शुरू करता है और पहली दफा उसी के तुरंत पहले अंग्रेजों के द्वारा भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया जाता है। देखिए, यही सवाल पूछ लिया जाएगा आपसे और कहेगा कि मैं शिक्षक भर्ती के लिए ही ले रहा हूं, लेकिन क्या पूछ रहा हूं, जीएस पूछ रहा हूं। तो यानी कि सामान्य अध्ययन पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन एजुकेशन सिस्टम। क्लियर है? और यही सवाल बनेगा आपका, यही अनुमान है। अभी आपकी न्यू शिक्षा नीति है, यह संविधान के किस हिस्से से आता है? अभी मैं बताऊंगा, इसके तुरंत बाद बताऊंगा कि संविधान जिसे पढ़ना है उसे पढ़ना कैसे है, ताकि आपको स्पष्ट पता चले कि संविधान जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि संविधान लिखने वाले जो थे ना वो अधिकतर वकील थे, कानून के जानकार थे, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग कर दिया कि जो हम सामान्य रूप में इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। और संविधान पढ़ने में जो सबसे ज्यादा बोझिल हो जाता है, इतने सारे नियम, कहीं से कोई पूछ दे रहा है कैसे याद किया जाएगा, ये थोड़ा काफी कठिन होता है। लेकिन इसे वर्गीकृत कर लिया जाए, बांट लिया जाए, उद्देश्यों के आधार पर बना लिया जाए, ये कितना सरल हो जाएगा, ये मैं बताऊंगा। तो जो प्राचीन भारत था वहां पर क्या था, वेद ही तो थे। वेद थे जो लोगों को बताते थे कि ऐसा करना चाहिए। जैसे राजा का काम क्या है, आम जनता का राज्य के प्रति क्या उत्तरदायी है। आप लोग बहुत सारे पॉपुलर सीरियल देखे होंगे, जैसे महाभारत आप लोग देखे होंगे, रामायण देखे होंगे, तो उसमें जो राजा होते थे उनके साथ एक ऋषि काफी महत्वपूर्ण होते थे, है ना। कुल गुरु या फिर कुछ इस तरीके की उपाधियां उन्हें दी जाती थी और वो राजा को क्या करते थे, उन्हें ससमय सलाह देते रहते थे कि हे राजन, आपको ऐसा करना चाहिए। यानी कि शासन व्यवस्था में उन कुल गुरुओं का क्या था योगदान, काफी महत्वपूर्ण था, उनकी हैसियत काफी अच्छी थी, हाँ या ना। और राजा अच्छा है या बुरा है यह तय किया जाता था कि यदि वो वैदिक नियमों को मानते हुए राज कर रहा है तो काफी अच्छा है, अगर वो वैदिक नियमों के खिलाफ जाके राज कर रहा है तो क्या है, राजा अच्छा नहीं है। और ये परंपरा बड़ी दिन तक चलती आ रही। जैसे आपको प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ते समय नंद वंश का शासक आता है घनानंद। नंद वंश का शासक कौन, सबसे अंतिम घनानंद। तो घनानंद को हटाया जा रहा है, इसके पीछे कारण यही है कि वह सही शासक नहीं है। सामान्य भाषा में कहें तो वो पापी है। क्यों है, क्योंकि वो जनता का ख्याल नहीं रखता है। टैक्स के जो स्लैब्स हैं वो काफी अजीब रखा हुआ है, आम जनता पर काफी टैक्स लगा दिया है, इतनी घिनौने स्तर पर टैक्स जैसे कि कोई व्यक्ति मर गया नहीं
तो मर गया तो मरने के बाद जो उसके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी चाहिए उसकी खरीद पर टैक्स। ये बड़ा अजीब मामला बनता है। तभी तो उस शासक को हटाना पड़ा। चाणक्य ने ठान लिया कि शासक को हटाना ही चाहिए और उसकी जगह पे चंद्रगुप्त मौर्य को लाना चाहिए। तो उसका आधार क्या था? उसका आधार यही था ना, वेद, जिसमें प्रकृति के साथ कैसे रहा जाए, पृथ्वी को कैसे कंसीडर किया जाए, प्राकृतिक संसाधनों को कैसे कंसीडर किया जाए और सबके साथ मिलकर समन्वय बनाकर हम कैसे समाज को आगे बढ़ाएं। और इसी को लेकर ना चाणक्य ने पुस्तक लिखा, क्या? अर्थशास्त्र। और एक जानकारी मैं आपको यहां पर ऐड कर दूं कि चाणक्य की जो पुस्तक थी ना अर्थशास्त्र, इसके बारे में भारतीयों को 1905 में पता चला। इसके पहले शासन व्यवस्था को लेकर सबसे अच्छी पुस्तक मैकियावेली की द प्रिंस मानी जाती थी। कौन सी पुस्तक? द प्रिंस। जब आप बोलिएगा शांत नहीं रहिए, प्रत्युत्तर दीजिए। इससे पता है क्या होगा, जब आप एक बार बोलते हैं तो आपका दिमाग एक्टिव होता है उस बिंदु पे, और कभी भी ये एमसीक्यू के रूप में आ गया तो आप बोलिएगा ये मैंने कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है। इसलिए शांतचित्त बिल्कुल मत रहिए, क्लास में बोलिए। तो अर्थशास्त्र के पहले कौन सी पुस्तक महत्वपूर्ण मानी जाती थी? मैकियावेली की द प्रिंस। एक सवाल मुझे याद आता है कि ये बीपीएससी में पूछा गया था कि मैकियावेली की तुलना किस पुस्तक से की जाती है, द प्रिंस की तुलना किस पुस्तक से की जाती है? अर्थशास्त्र से तुलना की जाती है। ये मैकियावेली की जो पुस्तक है द प्रिंस, यह लिखी गई थी मूलतः इटालियन लैंग्वेज में। इटली में ये लिखा गया था, यूरोप में। क्लियर है? चलिए, तो ये वेदों के आधार पर शासन हो रहा है। मध्यकाल में क्या होता है? मध्यकाल में जो भारत की शासन व्यवस्था है, ये मध्यकाल की जो शासन व्यवस्था है, अब यहां पर देखिएगा जो शासक हैं वो बदल गए। शासक कौन है? बदल गए। मध्यकाल में मूलतः जो सबसे बड़े केंद्रीय शक्ति के रूप में देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल शासक। दिल्ली सल्तनत और मुगल शासक। और ये जो दिल्ली सल्तनत के शासक हैं, इनके नियमों में देखिए तो जैसे जजिया कर का आरोप लगा देना, जजिया कर लोगों पर आरोपित करना। जजिया कर मूलतः क्या था? एक धार्मिक कर था। अब यहां पर इस्लाम के नियम पर वो शासन कर रहे हैं, यानी कि वेद अब पीछे छूट गए और कौन आ गया? इस्लाम धर्म के अनुसार से शासन चल रहा है, तभी वो जजिया कर आया। फिर मुगल में आप देखिएगा काफी परिवर्तन हुआ। मुगल में फिर अकबर आते हैं और इस पूरे प्रक्रम में बदलाव लाते हैं, खास करके इस धार्मिक कर पर उसे हटाते हैं। तो पूरा मुगल या पूरा दिल्ली सल्तनत तक जो शासन व्यवस्था थी वो इस्लाम के नियमों पर आधारित थी, यानी कि कहीं ना कहीं ये भी धार्मिक आधार पर ही शासन किया जा रहा था। आइए ना, अब मैं आपको लाता हूं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत की शुरुआत यूरोपियों के आगमन से मान ली जाती है, और खास करके जब अंग्रेज यहां पर सत्तासीन होते हैं। नहीं, जब अंग्रेज यहां पर आते हैं तो सत्ता का स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है। ध्यान देना है, ध्यान देना है, ध्यान देना है ना। जब अंग्रेज यहां पर आते हैं तो क्या होता है? सत्ता का स्वरूप बदल जाता है। इसलिए मैं कहता हूं प्रत्युत्तर देते रहिए, लगातार मेरे साथ संवाद करते रहिए, है ना। तो ध्यान दीजिए, अब जब अंग्रेज आते हैं तो यहां पे सत्ता का स्वरूप बदल जाता है। इसे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जो ब्रिटिश शासन शैली है, ब्रिटिश शासन व्यवस्था, इसे हम लोग दो पार्ट में बांटकर पढ़ते हैं। इसे हम लोग दो पार्ट में बांटकर पढ़ते हैं। एक है कंपनी के अंतर्गत शासन और एक है क्राउन के अंतर्गत शासन। अच्छा, ये प्रक्रम आपको पता है कि नहीं कि ये कंपनी मैंने लिखा क्या, क्राउन लिखा सो मैंने क्या? अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, नहीं पता है तो मैं बताऊंगा तो हर चीज। आज तो मैं आपको बस वो पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूं, और यहां से ही आपको बहुत कुछ समझ में आने लगेगा कि मैं करना क्या चाह रहा हूं। देखिए, जो ब्रिटिश शासन हुआ था यह मूलतः 1757 से माना जाता है। 1757 एक बेंचमार्क है। किस लिए मार्क है? बोलिए। प्लासी की युद्ध, प्लासी की युद्ध 1757, प्लासी का युद्ध 1764, बक्सर का युद्ध, है ना। तो इस दो युद्ध के बाद कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी
यहां पर एस्टेब्लाइज हो जाती है, खास करके किस एरिया में? बंगाल के एरिया में। खास करके किस एरिया में? बंगाल की एरिया में एस्टेब्लाइज हो जाती है। और जब ये सत्ता में आती है तो आने के साथ उसे काफी कंफ्यूजन होने लगता है कि यहां पर जो शासन प्रशासन है वो काफी वैरी कर रहा है। मतलब यदि कोई व्यक्ति एक खास पृष्ठभूमि से है तो उसके साथ शासक का अलग ट्रीटमेंट है, और अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे पृष्ठभूमि के साथ है तो उसका अलग। यानी कि शासक जो है वो यूनिफॉर्म रूप से शासन नहीं करता है, और ये काफी परिवर्तन भी है, किसी खास क्षेत्र में अलग, किसी खास क्षेत्र में अलग नहीं। तो यहां से वो नियम लाना शुरू करते हैं। आपको मैं बताऊं कि जिस समय यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है तो ब्रिटेन में शासन व्यवस्था का अच्छा स्तर विकास हो चुका होता है। तो यहां पर जो नियम लाए जाते हैं, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, आपको मैं ये फिर डिटेल्स में बताऊंगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से क्या हुआ। पहली दफा रेगुलेटिंग एक्ट बना और भारत में न्यायालय की शुरुआत हुई। इसके पहले भारत में न्यायालय होता था क्या? नहीं होता था। यहां पे जो राजा होते थे वही अंतिम निर्णय लेने वाले होते थे। राजा क्या होते थे? अंतिम निर्णय लेने वाले होते थे। तो ये जो कंपनी थी ना, 1757 से लेकर 1857 तक कंपनी बनी रही, और ये 1857 में क्या हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था। ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे। तो ये जो सिपाही विद्रोह हुआ था उससे ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव हिल गई, और अंग्रेजों को डर लगने लगा कि अगर स्वरूप नहीं बदला जाए तो इतना विरोध होगा कि इस क्षेत्र से हम लोगों को हाथ धोना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया, और भारत की पूरी जो शासन व्यवस्था है वो क्राउन के माध्यम दे दिया। यानी कि ब्रिटेन की जो महारानी थी अब वो भारत की महारानी होने लगी, ब्रिटेन के जो सम्राट है वो भारत के सम्राट कहलाने लगे। ठीक है। तो इस दौरान कंपनी के रहते रहते 1757 से 1857 के बीच में, 1757 से लेकर 1857 के बीच में बहुत सारे प्रावधान किए गए। जैसे 1773 में किया गया, 1784 में किया गया, 1786 में किया गया, 1793 में किया गया, 1813 में, 1833 में और 1853 में, ये सारे प्रावधान किए गए। अब आपसे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछ लिया जाता है कि 1773 में कौन कौन सा का नहीं, जैसे बंगाल का जो गवर्नर जनरल था कंपनी को, उसको पूरे ब्रिटिश एम्पायर का मतलब सबसे हेड माना गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना। अभी सारे तथ्य यहां पे दे देंगे तो बोझ ही लगने लगेगा, लेकिन धीरे धीरे मैं इन चीजों को पृष्ठभूमि के रूप में तो आपको बताना मेरा फर्ज ही है। हम लोग ये करने वाले हैं। उसी तरीके से 84 में, कुछ 86 में, 93 में, 13 में, 33 में और 53 में ये परिवर्तन हो। फिर जब हम यहां पर आते हैं यानी क्राउन के अंतर्गत आते हैं तो परिवर्तन होना शुरू हो गया था। जो 1858 यहां पे क्या हुआ ना, जो ये परिवर्तन हुआ 1857 में, उसके प्रत्युत्तर से जो यहां पर गवर्नर जनरल का पद था उसको हटा दिया गया और वायसराय को रखा गया। और ये वायसराय जो था वो मूलतः ब्रिटिश एम्पायर का यहां पर क्या था? प्रतिनिधित्व करता था। यहां से अब आपको आधुनिक भारत के इतिहास के तथ्यों को जोड़ते हुए चलना है। देखिए, कोई भी इतिहास में एक प्रक्रम हुआ होगा जिसके प्रत्युत्तर में कानून बने होंगे, या फिर जो कानून बना होगा उसके प्रत्युत्तर में आंदोलन चले होंगे, हाँ या ना? अगर इस दोनों तथ्यों को जोड़ दीजिएगा तो याद करने में काफी सरलता हो जाएगा, काफी सरलता। जैसे उदाहरण के तौर पर ये जो 1858 का प्रक्रम हुआ तो भारत में राजनीतिक चेतना का विकास भी तो हो चुका था, हाँ या ना? जैसे आगे देखिएगा, आप 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बन गया। अभी हर साल वार्षिक बैठक कर रहा है पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्र में। तो जो अंग्रेज कानून बनाएंगे तो इसके ऊपर इसकी भी तो नजर है, तो ये परेशान होगा। अगर मैं आपको कहूं कि आगे जाकर बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ तो क्यों हुआ? आज तक अंग्रेजों को बंगाल विभाजन की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, तो 1905 में बंगाल विभाजन करना ही क्यों पड़ा? क्योंकि उसको डर लगने लगा था कि बंगाल की ताकत को अगर कमजोर ना किया जाए तो ये हमें झकझोरेगा, सत्ता से उठाकर बाहर फेंक देगा। तो बंगाल की ताकत को कम करने के लिए, लोगों की एकता को कम करने के लिए क्या किया? बंगाल को विभाजन किया।
पहली दफा लोगों के दिमाग में भरा कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम एक साथ रहो, तुम अलग रहो। इन तथ्यों को जोड़कर पढ़िए, कितनी सरलता से सारे तथ्य समझ में आ जाएंगे। पहले आप लोगों को तथ्यों को समझना है, फिर देखना है कि यहां से प्रश्न बनते कैसे हैं। फिर आप लोगों को समझना है कि यहां से प्रश्न बनते कैसे हैं। जैसे 1858 में आया, उसके बाद बहुत सारे कानून आए, उनमें से एक महत्वपूर्ण मैं आपके सामने रखता हूं, जैसे 1909 मार्ले-मिंटो रिफॉर्म्स। मार्ले-मिंटो रिफॉर्म्स, मार्ले-मिंटो रिफॉर्म्स में क्या था? मुस्लिमों के लिए पृथक पृथक यहां पे व्यवस्था की गई कि शासन में उनको जगह दिया जाएगा। इसके पहले देखिए तैयारी, 1905 का बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग का बनना, फिर कांग्रेस में उसका प्रत्युत्तर होना कि 1907 में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गया। हाँ या ना? उसके बाद से 1909 के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वो 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट पर आधारित था। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड माना जाता है और इसके तहत भी कुछ बात कही गई। फिर उसके बाद 1935 भारत शासन अधिनियम। इस भारत शासन अधिनियम से क्या हुआ? भारत में ये जो कांग्रेस जो बना था ना, ये हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता था, सरकारों के ऊपर दबाव आ गया था। और खास करके 1915 के बाद तो काफी, जब 1915 में कौन आ गए थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आ गए थे। नहीं, दक्षिण अफ्रीका से जैसे ही लौट कर आए तो उसके बाद से 1919 का जो एक्ट हुआ, रॉलेट एक्ट हुआ, जिसके तहत अमृतसर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। हाँ, मतलब मैं बता रहा हूं कि हाँ, वो तो क्रम था। अब 1915 में क्या हुआ, 16 में भी तो कुछ हुआ, 17 में हुआ, 18 में हुआ, 19, मतलब एक परिवर्तन का स्वरूप मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद आईएनसी क्या हो गई? ज्यादा एकजुट हो गई और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई और आम जनता के मन में भी क्या था? रोष था। सब इकट्ठा हो गए और इसी तरह से अलग अलग आंदोलन, और फिर 1935 में भारत सरकार अधिनियम लाना पड़ा, जिसके तहत क्या हुआ? भारत में पहली दफा चुनाव कराने, जितने भी राज्य स्तर पर था, पहली दफा चुनाव हुआ। लेकिन संजोग ऐसा कि अंग्रेज जो थे वो सत्ता बांटने को तैयार ही नहीं थे। ये भारतीयों के गलत उपयोग दुरुपयोग पर अड़े ही हुए थे। नतीजा क्या था कि भारत की जो चुनी हुई सरकारें थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, यह बात कहके कि द्वितीय विश्व युद्ध में आपने हमें यानी भारतीयों को गलत तरीके से युद्ध में झोंका है। नहीं, और फिर बहुत सारे परिवर्तन, 1945 जो ब्रिटेन में परिवर्तन आता है, उससे भारत में आजादी के रास्ते काफी खुल जाते हैं। और 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इतने सारे परिवर्तन, ये सब क्या थे? ये जितनी थी, ये हमारे संविधान के विकास का क्रम था। अब तक हम लोग संविधान के विकास के क्रम को देख रहे थे, संविधान के विकास की पृष्ठभूमि देख रहे थे। आया ना? 1945 के बाद कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन से संविधान सभा का गठन। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बनना शुरू। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। 13 दिसंबर को प्रस्तावना का पाठ और फिर संविधान बनने की प्रक्रिया। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान बनकर तैयार। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। लेकिन ये जो संविधान बना, वो किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए बना, अगर ये समझ लीजिएगा तो संविधान के आगे के प्रावधान भी काफी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अच्छा, आप लोग को संविधान की शब्दावलियां काफी अच्छे से समझ में आती है? जैसे मैं आप लोगों से पूछता हूं कि ये जो अनुच्छेद है या अनुसूची है, इसमें विशेष अंतर होता है? क्या अंतर है? जैसे मैं आपके सामने ये लिखता हूं संविधान, और संविधान को जो पढ़ने की सहूलियत है वो कुछ 3-4 भागों में बांट के की जाती है ना? जैसे संविधान का सबसे पहला प्रस्तावना। अभी मैं संविधान की इस पृष्ठभूमि के साथ आज का क्लास कंप्लीट करूंगा। प्रस्तावना, ठीक है। उसके बाद हमें इसे दूसरे पार्ट में पढ़ना चाहिए, भाग। फिर तीसरा है अनुच्छेद और अनुसूची।
अब आप लोग मुझे बताइए कि ये सारे शब्दों से वाकिफ हैं आप लोग, या सिर्फ इन शब्दों को सिर्फ याद करते हैं? अगर सिर्फ शब्दों को याद करते हैं तो काफी कठिन होगा, नहीं, काफी कठिन होगा। अच्छा, संविधान मूलतः क्या था? भारत का संविधान मूलतः क्या है? विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम है। साधारण सी बात है कि भारत अंग्रेजों से जब आजाद हो रहा था तो स्वतंत्रता सेनानी लोगों के बीच क्या कहते होंगे कि तुम्हें स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना चाहिए? यह वादा करते होंगे ना कि जो अंग्रेजों का शासन है उससे अच्छा शासन मिलने वाला है। या जो शब्द इस्तेमाल किए गए, जैसे स्वराज की मैं बात करता हूं, स्वराज शब्द इस्तेमाल किया गया था ना, स्वशासन की मैं बात करता हूं, ये इस्तेमाल किया गया था कि नहीं किया गया था? लोकतंत्र की स्थापना की बात कही गई थी कि नहीं की गई थी? तो ये शब्दों की मायने तो समझाए जाते होंगे, लोगों के बीच जाकर समझाने की कोशिश की जाती होगी कि तुम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लो, लोकतंत्र की स्थापना होगा, स्वराज होगा, स्वशासन होगा। इसके क्या मायने हैं? क्या संविधान उन चीजों की पूर्ति की कोशिश नहीं करता होगा? करता होगा? नहीं। तो मूलतः हमारे लिए जो शासन व्यवस्था जिस शैली में आगे बढ़ेगी, उसके लिए ही लोकतंत्र में हम ये उसके लिए ही हम ये संविधान में सारे प्रावधान रखे होंगे? नहीं। लेकिन चुनौतियां बहुत सारी होंगी, चुनौतियां बहुत सारी होंगी। उन चुनौतियों में जैसे मैं आपके सामने रखूं, जरा आप सोच के देखिए कि 1945 से 50 का भारत कैसा था, किन किन विपरीत परिस्थितियों का यह सामना कर रहा होगा। क्या इसका असर भारत के संविधान पर नहीं पड़ा होगा? पड़ा होगा ना। इन तथ्यों को यदि समझ के तब संविधान की चीजों को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे 1945 से 50 के बीच मैं आपको एक नाम याद दिलाता हूं, दादा भाई नौरोजी, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, हिंदी में वयोवृद्ध नेताजी ने कहा जाता था। ये ब्रिटेन के संसद सदस्य थे, भारतीय थे और कांग्रेस के उदारवादी प्रवृत्ति के नेता थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, और उन्होंने कहा कि भारत में जो अंग्रेज शासन कर रहे हैं वह मूलतः भारतीयों का शोषण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भारतीयों का शोषण कर रहे हैं आर्थिक रूप से। आखिर अंग्रेज भारत की आर्थिक स्थिति का खुलासा क्यों नहीं करते हैं? और फिर इन्हीं के प्रयासों से दबाव में अंग्रेज आते हैं और पहली दफा 1872 में यहां पर पहले जनगणना कराए जाते हैं, लेकिन ये जनगणना के नियमों पर पूर्णतः खरा नहीं उतरता है, तो ये त्रुटिपूर्ण हो जाता है। तो पहली जनगणना मान ली जाती है 81, क्या मानी जाती है? 81, और उसके बाद हर 10 वर्ष पर ये जो जनगणना कराए जा रहे हैं, लगभग इस कोविड पीरियड में 2021 का जनगणना रिपोर्ट नहीं हो पाया। क्लियर है? 1881 से जो जनगणना हुआ और इसने जो एक वर्ष की रिपोर्ट दी थी जो 1921 का था, वो काफी डरावना था। सामान्यतः ऐसा होता है कि 10 साल के पीरियड में क्या होता है, जनसंख्या बढ़ती है किसी देश की, लेकिन 1981 की जो जनगणना रिपोर्ट आए थे, उस रिपोर्ट में 1921 की जो जनगणना रिपोर्ट आए थे, उस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की जनसंख्या क्या होगी, बढ़ने की जगह पर घट गई है। ये कितना कठिन मामला था। आपको मैं यह सूचित करूं कि आजादी के समय भारत के लोगों की औसत आयु कितनी थी? 32 वर्ष। कितनी थी? 32 वर्ष। सोच के देखिए कितनी भयावह स्थिति थी। क्यों थी? क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र या आर्थिक क्षेत्र पर अंग्रेजों का कोई जोर ही नहीं था, कोई काम ही नहीं था। वो सिर्फ भारत को क्या बनाकर रखे थे, यहां से सारी चीजों को चूज कर ले जाते थे, यहां के लोगों से जबरदस्ती खेती करवाते थे वैसे चीजों का जिससे उनकी इंडस्ट्री को लाभ मिल सके। यानी कच्चा माल के उत्पादक और बने हुए बनाए हुए उनके इंडस्ट्री के माल का ये मार्केट बनकर रह गया था। आया ना? वैसे देश को हमें आगे ले जाना था और वैसे लोगों के लिए हमें
संविधान गढ़ना था। और दूसरी बात, जो भारत की राजनीतिक हालात थे उसमें मुस्लिम लीग और फिर उसके द्वारा घोषित किया गया डायरेक्ट एक्शन डे, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान का बनना तय ही हो गया। नहीं तो जो भारत और पाकिस्तान बटा तो उसकी वजह से कितनी सोशल हार्मोनी डिस्टर्ब हुई थी। जो कल हम और आप कल दो समूह के बैठकर आपस में खाना पीना खा रहे थे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल थे, अब रक्त की प्यासा हो गए थे, एक दूसरे को मारने मरने पर उतारू हो गए थे। खास करके जितनी सीमावर्ती इलाका है जैसे कि पंजाब या फिर बंगाल, जहां से बांग्लादेश बना, पूर्वी पाकिस्तान, तो पंजाब के एरिया से अमृतसर और लाहौर, और ये जो बांग्लादेश के एरिया और बंगाल के एरिया से जो था वो आपको कलकत्ता, ये हब बन गया था। तो अब बांग्लादेश है, उस समय पूर्वी पाकिस्तान था। तो 1947 में हालात इतने खराब थे कि उस पूर्वी पाकिस्तान का एक जगह है नोआखली, वहां पर इतनी हत्याएं हुई थी कि सारे मृत शरीर को तो ससम्मान दफनाया जाना या अंतिम संस्कार किया जाना संभव नहीं हो पाया था। वहां पर महात्मा गांधी पहुंचकर सभी चीजों को संभालते हैं, तब उन्हें पश्चिम के जो मीडिया है उन्हें पता है क्या कहता है, वन बाउंड्री फोर्स। ये सारी सिचुएशन थे और वैसे हालात में हमारे लिए संविधान गढ़ा जा रहा था। तो जब संविधान गढ़ा जा रहा था ना, तो संविधान के जो लक्षण है जो मैं अभी बताऊंगा उसका प्रभाव हमारे ऊपर दिखाई देता है। जैसे हमने कहा पंथ निरपेक्ष हम बनेंगे, क्यों? क्योंकि किसी एक पंथ की ओर हम जाते तो हमारा देश क्या होता, और विखंडित होने लगता। हमने एकल नागरिकता का प्रावधान रखा, क्यों? क्योंकि जैसे ही हम दोहरी नागरिकता की बात करते तो फिर अलग अलग जो देसी रियासत शामिल हो रहे थे भारत में। जैसे भारत की स्थिति क्या थी, भारत की स्थिति एक ये थी कि यहां पर बहुत सारे देसी राजा, देसी रियासत, लगभग 565 यहां पर अंग्रेजों के साथ रह रहे थे। 565 देसी रियासत, जिसमें जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, जिसको शामिल कराना तो काफी कठिन काम था, और ये कैसे शामिल हुए इस पर तो प्रश्न भी पूछे जाते हैं। नहीं, जैसे जूनागढ़ को पुलिस कार्रवाई से, जम्मू कश्मीर को विलायत पत्र से, नहीं, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई से, जूनागढ़ को वहां के लोगों के मत से, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के हस्ताक्षर से भारत में जगह दिया गया था। क्लियर है ना? तो उस समय के जो बहुत सारे सिचुएशंस थे उसका असर हमारे संविधान पर पड़ा। जो संविधान मूलतः क्या था, एक शासन चलाने के लिए एक विधि पुस्तक है, कानून की किताब है, जिसे इतने भागों में बांटा गया। ठीक है, अच्छा आप लोग कोई किताब तो पढ़ते ही होंगे ना, एनसीईआरटी की कोई किताब उठाइएगा तो जब भी कोई किताब उठाइएगा तो उसका पहला पेज जो होता है ना, वो प्रस्तावना होता है। प्रस्तावना के नाम से होता है, आलेख के नाम से भी देखने को मिलता है, हाँ या ना? तो संविधान में भी ये प्रस्तावना है। उस आलेख में क्या होता है, उस आलेख में या प्रस्तावना में यह बताया जाता है कि अमुक पाठ्य पुस्तक जो है वो किस विषय की है। इस पूरे किताब को पढ़िएगा तो कहां कहां क्या दिया हुआ, कुछ ऐसी ही बातें होंगी। तो ये प्रस्तावना भी तो यही है जो भारत के संविधान के उद्देश्य को बताता है, हाँ या ना? पीछे ध्यान दीजिए, हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? बोझिल नहीं ना लग रहा है? मतलब जो तथ्य मैं बता रहा हूं याद होते जा रहा है ना, और समझ आता है कि नहीं आता है? सवाल तुरंत पूछना है अगर दिक्कत लगे तो, है ना? नहीं तो समझते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि ये मन में मत रखिएगा कि इसे फिर दोबारा करना है। जो करना है यही कर लेना है, जो कंफ्यूजन है वो यहीं पे पूछ लेना है। तो प्रस्तावना क्या था, ये संविधान के उद्देश्य को बता रहा था, इसीलिए इसे उद्देशिका भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं। यहां से सवाल पूछ लेता है कि ये कब पढ़ा गया, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पढ़ा गया, और इसमें आगे जाकर संशोधन भी किया गया। संशोधन परिस्थितियों बस हुआ, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके अंतर्गत समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जो थे वो जोड़े गए थे। अच्छा चलिए, ये तो समझ में आ गया ये वाला खंड। भाग क्या है? अच्छा, जब भी कोई आप किताब देखते हैं तो उसमें बहुत सारे चैप्टर्स होते होंगे। तो जब संविधान लिखा गया था ना, तो संविधान रैंडमली लिख दिया गया था, यानी लगातार
किसी बात को अगर खोजना हो तो काफी कठिन हो जाता, जैसे राष्ट्रपति क्या करेगा, उपराष्ट्रपति क्या करेगा, किसी विशेष परिस्थिति में क्या होगा, तो इसको लेकर काफी कंफ्यूजन हो जाता है। तो इससे बचने के लिए विषय वस्तु पर आधारित चीजों को अलग अलग बांटा गया, और यानी कि इस भाग को सामान्य भाषा में आप अध्याय समझिए, संविधान के अध्याय समझिए। और ये मूल संविधान में कितने थे? 22 थे। मूल संविधान में कितने थे? 22 थे। लेकिन आज ये रूप परिवर्तित होते होते कितने बन गए हैं? देखिए, मूलतः अभी 25 है, लेकिन एक और होता 26 होता, लेकिन इस संविधान का जो 7वां अध्याय था ना, इसको निरस्त कर दिया गया। तो 22 से 25 आपको नजर आते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान देने वाला बात यह है कि अभी भी काउंट किया जाए क्रम तो 22 ही नजर आएगा। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए, जैसे कि अध्याय 4 था, इसका भाग 4 नहीं, तो उसके बाद 5 नहीं हुआ, 4A हो गया। क्या हो गया? 4A हो गया, 9A हो गया। इस तरीके से इसका परिवर्तन, ए लिखता है या क लिखता है, कुछ इस प्रकार से। तो है 22 भाग, लेकिन अगर पूछ दे वर्तमान तो 25 लिखिएगा, ऑप्शन दिखेगा तो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए देखते हैं अनुच्छेद। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये जो 22 भाग है ना, तो इसमें लगातार, इसे अंग्रेजी में कहते हैं आर्टिकल। क्या कहते हैं? आर्टिकल। तो आप लोग देखते होंगे कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है, ऐसा आप लोग देखते हो, सुने होंगे। तो आर्टिकल मूलतः पैराग्राफ फॉर्म में लिखा गया था और उसको एक अंक दे दिया गया था, लेकिन ये बड़े थे बहुत ज्यादा। तो मूलतः जो संविधान है ना, ये 395 अनुच्छेद थे, लेकिन ये 395 क्रमशः नहीं थे। देखिए इसका परिवर्तन कैसे है, जैसे आपको मैं बता दूं कि ये भाग 1 में जाइएगा, सामान्यतः आप किताब पढ़िएगा ना, तो आपके सामने रहेगा जैसे अध्याय 1.2 टॉपिक, 1.3 टॉपिक, फिर दूसरा हो जाता है कि अध्याय 2, और फिर नया टॉपिक जो शुरुआत होता है वो 2.1, 2.2 होता है। लेकिन भारत के संविधान के केस में ऐसा नहीं होता है। जैसे अध्याय ए में 4 टॉपिक है ना, और जो दूसरा 2.1 होना चाहिए था, लेकिन इसमें 5वां टॉपिक से शुरुआत हो जाता है। यानी भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 पढ़ना है, भाग 2 में उसके बाद पढ़ना है 5 से 11। समझ में आ गया अब? हाँ या ना? ये काफी महत्वपूर्ण है, कंफ्यूज। हाँ, भाग के अंतर्गत ही अनुच्छेद है, भाग के अंतर्गत ही अनुच्छेद है, यानी अध्याय में ये क्रमशः अलग अलग अध्याय में इनकी संख्याएं अलग अलग है। क्लियर है? चलिए, अब फिर इस अनुच्छेद का कुछ विषय वस्तु रहता है। ये 395 जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय था, अब इसकी संख्या 450 के आसपास है। ये प्लस भी है ना, ये बढ़ती है। ठीक है, अगला है अनुसूची। आपको ये पता होगा कि भारत का जो संविधान है ना, वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सबसे बड़ा है। अब बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो काफी कठिन थे, कानूनी शब्द थे। अगर उसकी परिभाषा सहित, उसकी विशेषता सहित लिखी जाती तो ये और बड़ा हो जाता। और क्या हो जाता? बड़ा हो जाता, तो काफी कठिन हो जाता। तो वैसे चीजों को जो थोड़ा सा कठिन है उनको अलग रख दिया गया, उन शब्दों को अलग जगह दिया गया और उसे कहा गया अनुसूची। जैसे आप कोई किताब पढ़ते हैं और उस किताब में कोई शब्द लिखा हो ना, तो किताब के पीछे में देखिएगा अनुक्रमणिका करके लिख दिया जाता है। ऐसा किताब आपको भी हाथ लगा है? जो कोई शब्द कठिन होता है तो देखिएगा पैराग्राफ में तो उसको 1 दे देता है और फिर नीचे उसको डिफाइन करता है। ऐसा है ना? मतलब पहले रहता था, अभी भी बहुत सारे पुस्तकों में है ना? तो वैसे ही ये अनुसूची है। ये समझ में आ गया? ये शुरुआत में कितने थे? 8, लेकिन इसमें परिवर्तन हुआ और अब कितने हो गए? 12। हम लोगों को करना क्या है, जैसे अब इस प्रस्तावना को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि जो प्रस्तावना के जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो संविधान के लक्षण को बता रहे हैं। कि समाजवाद, तो समाजवाद मतलब क्या? नहीं, पंथ निरपेक्ष, तो पंथ निरपेक्ष मतलब क्या? ये पूरे प्रस्तावना की हम लोग व्याख्या करेंगे। फिर भाग, तो भाग 1
राज्य की परिभाषा, राज्य से संबंधित बातें, तो ये 22 भागों को पढ़ेंगे और इसी भाग को पढ़ते समय हम अनुच्छेद को भी पढ़ते चलेंगे। और ये अनुसूची जो 8 है, तो 1 से लेकर 8 अनुसूची और फिर विभिन्न परिस्थितियों की वजह से 4 जो अनुसूचियां इसमें ऐड हुई उनकी विषय वस्तु क्या है। जैसे सबसे प्रसिद्ध एक अनुसूची आपके सामने 8वीं अनुसूची है, भाषा को लेकर है, जिसमें भारत की जितनी प्रमुख भाषाएं हैं उनको शामिल किया गया है। और उसी अनुसूची में 8वीं अनुसूची में बिहार की जो भोजपुरी भाषा है उसको ऐड कराने का प्रयास किया जा रहा है, जो अक्सर आप समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे। तो संविधान जिसे हम लोग पढ़ने की शुरुआत करने वाले हैं, उसकी ये वाला पक्ष समझ में आ गया? यहां से कोई दिक्कत तो नहीं है तुमको बाबू? कोई दिक्कत है? यहां से कोई सवाल मन में आ रहा है? नहीं है ना? देखो, यदि लिखा जाए वर्तमान में तो 25, अगर पूछे कि स्वतंत्रता के समय तो कितना? 22। ये सवाल अच्छा था। वही बात वर्तमान में, तो वर्तमान में 450 से ज्यादा एग्जैक्ट संख्या मैं आपको बताऊंगा, है ना, क्योंकि ये परिवर्तन हो रहा है। और उस समय कितना? 395 उस समय, यानी कि जब लागू हुआ तो 8, अब कितना? 12। क्लियर है? और कोई मन में सवाल आता है? नहीं। अब देखते हैं संविधान की विशेषता। हमारी जो संविधान है उसकी विशेषता है कुछ। संविधान की विशेषता क्या है समझिए। यानी कि हमारा जो संविधान है वो किन मामलों में सर्वश्रेष्ठ है या सबसे अलग है। सबसे पहला तो यही है कि लिखित है। अच्छा, अंतर्निहित मतलब समझ में आता है? यानी कि कोई शब्द जैसे ही मैं लिखता हूं तो उसमें एक मीनिंग छुपा हुआ होता है। रीजनिंग का मामला है। जैसे आप अपने घर में किसी को छोटे चाचा कहते हैं तो इसका मीनिंग होता है कि आपके बड़े चाचा भी हैं। समझ में आया? अगर मैं आपको कहता हूं कि लिखित है, इसका मतलब अलिखित भी होता होगा? नहीं। यहां से दो सवाल लिखता है कि भारत का संविधान लिखित है तो कहां का संविधान लिखित नहीं है? जैसे ब्रिटेन का, वहां पे ना मैग्ना कार्टा एक शब्द इस्तेमाल करता है। मूलतः मैग्ना कार्टा जो है ना, वहां के मजदूरों को दिया जाने वाला अधिकार है। क्या है? मजदूरों को दिया जाने वाला अधिकार है मैग्ना कार्टा। वो अलिखित संविधान पे काम करते हैं। ठीक है? और जो लिखने की परंपरा अगर शुरू हुई तो क्या सबसे पहले भारत ने ही किया? तो इसका जवाब होगा नहीं, सबसे पहले अमेरिका ने किया, सबसे पहले यूएस ने किया। हाँ, लेकिन यही से पूछ दे कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित तो भारत। ये पहला विशेषता है। देखो, दूसरा अगर विशेषता कहा जाए तो ये कठोर भी है और लचीला भी है। कठोर है और लचीला, दोनों का आप कह सकते हैं कि मिश्रण है। ये जरा समझने की बात है। जैसे कठोर और लचीला होने का मतलब है कि भारत के संविधान में यदि कोई परिवर्तन करना पड़े तो भारत के संविधान में कुछ ऐसे कानून बनाने की प्रक्रिया रखी गई जो काफी कठोर है। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यों की विधानसभा, जितने भी राज्य उसके आधे से ज्यादा राज्यों में पारित करवाना क्या छोटा मोटा मामला है? नहीं। तो ये कठोर प्रवृत्ति को दर्शाता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान कि संसद में 2/3 बहुमत से पारित करवाइए, वो कानून का स्वरूप दिखाए, तो ये लचीला पक्ष दिखाता है। तो संविधान मूलतः कठोर भी है और क्या है? लचीला भी है। ये हमारे संविधान की दूसरी सबसे प्रमुख बात है। तीसरा, ये प्रभुता संपन्न है। देखो, ये कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जो हम लोग प्रत्येक दिन इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। जैसे प्रभुता संपन्न से पता है क्या ख्याल आता है? प्रभुता संपन्न जैसे भगवान की बात करता हो। प्रभु मतलब भगवान होता है ना, हे प्रभु ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो प्रभुता संपन्न मतलब समझते हैं आप लोग? यही समझ। हाँ बोलिए, प्रभुता संपन्न। देखिए, प्रभुता संपन्न का मतलब क्या हुआ? अब तक भारत में, यानी संविधान बनने से पहले, भारत के बारे में निर्णय कौन लेते थे? बाहरी लोग लेते थे? नहीं, ब्रिटेन लेता था। लेकिन अब प्रभुता संपन्न है, इसका मतलब कि भारत अपने लिए कोई कानून बनाने में सक्षम है।
चाहे वो भारत के अंदर की बात हो या फिर विदेशी संबंध की भी बात हो। तो भारत क्या है? प्रभुता संपन्न है, मतलब ताकतवर है और अपने लिए कानून बनाने में सक्षम है। तो ये प्रभुता संपन्न है। ठीक है, चलिए चौथा, भारत में जो ताकत है वो किसके अंतर्निहित है? तो भारत की जनता में ताकत है। जनता ही क्या करती है? कानून बनाती है। यदि अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो हमारे प्रतिनिधि ही तो जाते हैं ना संसद में, तो वही कानून बनाते हैं। इसके बावजूद भी सरकार कोई कानून, कोई बिल आती है तो अखबार में सूचना लेके बोलती है कि यदि आम आदमी को कोई दिक्कत हो तो उसके ऊपर अपनी बात दर्ज करा सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो चौथा जो है वो यहां पर जनता को ज्यादा महत्व दिया गया। कानून बनाने में जनता की भूमिका काफी अहम है। यदि मैं इसके अगले महत्वपूर्ण लक्षण की बात करूं तो भारत का संविधान जो है ना वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को देता है। इसका मतलब समझ में आता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या मतलब हुआ? कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल है, पहले ये मामला 21 साल था, तो कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल है वो वोट देने का अधिकार रखता है और इसमें कोई भेद नहीं है। ना ही जन्म के आधार पर भेद है, ना लिंग के आधार पर भेद है, ना आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेद है, और यह मामला यूनिक सिर्फ भारत में है। आपको मैं बताऊं कि पूरी विश्व में ढिढोरा पीटने वाला अमेरिका की वो सबसे सभ्य और श्रेष्ठ देश है, ये वह भी अपने यहां महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं दिया था। ये 1925 मतलब 1915 के बाद वहां पर आंदोलन एक चले थे जिसका नाम था सफरेज मूवमेंट, और उसके बाद वहां पर महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया गया। भारत में यह मामला क्या था? नहीं था। तो भारत के संविधान में जो ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो मामला है ना, ये काफी यूनिक है। इसे आप लोग महत्वपूर्ण मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इससे पता है सामाजिक में समरसता आ गया। जो गरीब है, अमीर है, राजा है, कुछ भी है, सबके वोट का वैल्यू क्या है? एक है, एक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अगला देखा जाए तो पंथ निरपेक्ष। यहां पे यहां की जो संविधान में ये शब्द इस्तेमाल किया गया, पंथ निरपेक्ष, अर्थात यहां पर कोई धर्म नहीं है बल्कि सभी धर्मों को क्या दिया गया? समान महत्व दिया गया। छठा, भारत के संविधान में जो पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था की गई, पंचायती यानी जो शासन का 3 लेयर है, जो तीसरा लेयर पंचायती राज व्यवस्था है, ये और कहीं नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत में ही। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक मैं मानता हूं। चलिए अगला मैं महत्वपूर्ण मानता हूं कि भारत का संविधान जो है ना वो बदलाव को लेकर काफी ओपन है। अगर कोई ऐसा पक्ष लगता है, कुछ खास पक्ष को अगर बदलने की जरूरत है तो क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो ये बदलने की जो प्रवृत्ति वो काफी अच्छी होती है। इससे क्या होता है? हमारा संविधान जीवंत है और यह हमारे लिए काफी प्रायोगिक है, इसीलिए इसकी उपयोगिता आज भी है और यह सफल पूर्वक शासन चलाने में सफलता प्राप्त किया है। उसका उदाहरण क्या है कि आज आजादी के लगभग 75 साल बाद, संविधान के लागू होने के लगभग 75 साल बाद भी हम एक सही दिशा में लोकतांत्रिक रूप से सफल हो पाए हैं। यदि तुलना की जाए अन्य पड़ोसी देश से तो आपको लगेगा कि यहां पर क्या है, यहां पर ये जो शासन व्यवस्था चलाई गई वो काफी अहम है और अच्छी है। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण क्या है कि जब संविधान सभा था, संविधान सभा ने यह तय किया था कि यहां पे जब भी कोई कानून बनाया जाएगा तो इस कानून को बनाने को लेकर वोटिंग हम लोग नहीं कराएंगे। यानी कि सब कोई को एक पक्ष में होना पड़ेगा किसी कानून को लेकर, तभी उसे कानून के रूप में मान्यता दी जाएगी और संविधान में उसे जगह दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। अरे क्या ये सरल मामला था? काफी कठिन मामला था, लेकिन ऐसा करवाने में भारत सफल हो पाया। भारत की जो शासन प्रणाली है ये काफी अद्भुत है। आपके भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। नहीं, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर क्या कांग्रेस पार्टी से थे? क्या वो सत्ता के पक्ष से थे? नहीं, लेकिन फिर भी
प्रथम कानून मंत्री थे। ये अद्भुत बात ही तो थी जो हमारे संवैधानिक स्ट्रक्चर को, हमारी शासन व्यवस्था को मजबूत करता है कि यदि हमने पाया कि कोई विपक्ष का आदमी उसमें भी गुण है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे कैबिनेट मिनिस्टर बना सकते हैं। ये शुरुआती चरण में देखने को मिला। ठीक है, तो ये बदलाव के लिए हमेशा तैयार है। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन करता है, पंथ निरपेक्ष है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देता है, जनता के अंदर ताकत है, ये प्रभुता संपन्न है, कठोर एवं लचीला का सम्मिश्रण है, ये लिखित है। ये सारे के सारे संविधान के हमारे अच्छे लक्षण हैं या फिर ये पे दिखाई देता है। इसके अलावा एक और पॉइंट आता है, ये आंतरिक एवं बाह्य स्रोत से मिलकर बना है। आंतरिक एवं बाह्य स्रोत से मिलकर बना है। बाह्य स्रोत का मतलब समझते हो बाबू? जैसे भारत का जो संविधान लिखा गया तो बहुत सारे स्रोत से लिखा गया। जैसे अमेरिका से कुछ प्रावधान लिए, यूएसएसआर से लिए, ब्रिटेन से लिए, आयरलैंड से लिए, जर्मनी से लिए, जापान से लिए, ऑस्ट्रेलिया से लिए, ये सभी जगहों से लिया। और आंतरिक स्रोत में जैसे भारत शासन अधिनियम 1935। अब ये अच्छाई भी है, ये अच्छाई भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका एक्सेप्टेंस क्या था, पूरी दुनिया में अब होगा। क्योंकि अमेरिका भी नहीं कह सकता कि भारत का जो कानून है बिल्कुल अलग है, क्योंकि उससे बातों तो हमने भी लिया कुछ बातों को। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का मामला भी बढ़ाता है और हम अपने अनुकूल उसके ही कानून को लिए जो हमारे लिए काफी अच्छा हो। तो एकजुट रखने में ये काफी हद तक सही हो पाया नहीं? तो कुल मिलाकर आज मैंने आप सबों के सामने संविधान की पृष्ठभूमि रखी, जो आने वाले दिनों में हम लोग अब जो ब्रिटेन के समय में, कंपनी के समय में और फिर क्राउन के समय में जो संवैधानिक विकास के क्रम उठाए गए उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर संविधान सभा की चर्चा करेंगे, अंतरिम सरकार की चर्चा करेंगे, संविधान समितियों की चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद संविधान के भाग 1 इन सब चीजों से शुरुआत करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि संविधान की पृष्ठभूमि समझने में आप लोग सफल हो पाए होंगे, मैं समझाने में सफल हो पाया हूंगा। अब आप लोग ये बताएं कि यदि कोई यहां से सवाल मन में आता है तो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल मन में आ रहा हो तो पूछिए, या फिर आज की क्लास यहां रहने दीजिए। कोई सवाल इधर से? कोई सवाल बाबू? आप लोग के मन में सबसे पीछे कोई सवाल नहीं है तो आज यहाँ क्लास रहने देते हैं। अगली जो राज्य व्यवस्था की क्लास होगी उसमें हम लोग ब्रिटेन के दौरान, ब्रिटेन शासन के दौरान जो कानून बना उसको लेकर और फिर संविधान सभा पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। ये भी देखें कि कैसे वहां से सवाल बनते हैं।